मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। मजबूरन मैंने वो जंजीर थामी। मुझे लगा कि ये बिल्ली नुमा लड़की अभी मुझ पर झपट पड़ेगी, मगर आगा जानी मुसलसल उसके सर और कमर पर हाथ फेरकर उसे पिचकारती रही और हम उसे किसी चौपाई की तरह चलाते हुए कमरे से बाहर ले आए। रजाकारों ने आगा जानी से कुछ बात की और एक ने बढ़कर उस लड़की के कमर से नीचे एक इंजेक्शन घोंप दिया। वो गुर्राई और उस पर झपटी। मेरे हाथ से उसकी जंजीर छूट गई और उसने आन की आन में रजाकार को अपने सख्त नोकीले लंबे नाखनों से जख्मी कर दिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी बिल्ली, एपिसोड नंबर 3। कुछ ही देर में यासर और तलहा उनका छोटा पोता आते हुए नजर आए। उनके पीछे आगा जानी और जरंगार थी। मैं अपनी जगह से उठ गया। आगा जानी को नाश्ते के लिए जूस देना चाहा तो उन्होंने बताया कि जंगार उनके लिए लंच लाई थी। दिन के 2 बज रहे थी। वो चीज़ें मैंने बच्चों को दे दी। आगा जानी ने बताया कि वो भी परे एरिया में कुछ देर सो गई थी। चलो अच्छा हुआ, वरना मैं तो ज़मीन में गड़ा जा रहा था कि उनको इंतज़ार में बिठाकर खुद पूरा दिन सोकर आ गया। जरंगार की मौजूदगी में क्या करता मैं वहाँ। मेरी उनसे सलाम दुआ भी नहीं थी। जिस करूफर से उसकी गर्दन तनी रहती थी, साफ जाहिर था वो या तो खूबसूरती के ज़ाम में मुब्तला थी या अपने स्टेटस को लेकर कदम ज़मीन से नहीं लगते थे। लोगों को यूं देखती जैसे कीड़े मकोड़े हों। हद दर्जा मगरूर। मुझे उलझन होने लगी। फैक्ट्री से काल पर काल आ रही थी। मैं बाहर निकल आया और बास से कहा कि कुछ निजी मसाइल हैं, हस्पताल में हूँ, कोई करीबी रिश्तेदार बीमार हैं, एमरजेंसी है, मैं नहीं आ सकूँगा। दूसरे दिन वक़्त पर पहुँचने की ताकीद करते हुए बास मुतमिन हो गए। मैं वापस अंदर आया तो आगा जानी रंजीदगी से ज़ेबा का हाल जरंगार को बता रही थी और वो सपाट चेहरा लिए फ़ोन में स्क्रोलिंग। मुझे कहने लगी, अजान मियाँ चाहें तो जा सकते हैं, शाम तक जरंगार यहाँ हैं, शाम को इन्हें जाना होगा, तो क्या आप रात में यहाँ आ सकते हैं? वजाहत यहाँ होते तो मैं आपको जहमत ना देती। अरे आगा जानी, बेटा कहकर अब जहमत की बात तो ना करें। हस्पताल में एक मर्द का साथ होना ज़रूरी है। मैं इशा के बाद आ जाऊंगा। उनसे रुखसत लेकर फैक्ट्री जाने का इरादा किया, मगर अभी अभी बास को इतनी राग पट्टी दी है, सब झूठ समझता कि लो अभी तो एमरजेंसी अस्पताल में था, अब कैसे फैक्ट्री आ गया। अगर मुझे पहले इल्म होता जरंगार शाम तक रहेगी तो मैं बास से कह देता कि कुछ देर के लिए आ जाता हूँ, मगर अब नहीं। रात फिर जागना था। मुझे नहीं लगता ज़ेबा को 2-4 रोज से पहले छुट्टी मिले, तो सोचा घर जाकर आराम करना बेहतर है। घर पहुंचकर फ्रेश हुआ, जोहर की नमाज अदा की, शाम के लिए कपड़े इस्त्री किए। ज़हन इन्हीं सारी बातों को दोहराता रहा और बस लेट गया और सोचते सोचते सो गया। शाम का झटपटा होने लगा था जब आंख खुली। नौकरी की वजह से मेरी एक रूटीन थी, जल्दी सोना जल्दी उठना, मगर बेवक्त सोने जागने से तबीयत में भारीपन महसूस हो रहा था। कुछ देर न्यूज़ देखी, किसी काम में जहन हाजिर नहीं था। मगरिब अदा करके मैं अस्पताल के लिए रवाना हो गया। रास्ते से 2 पैकेट बिरयानी ले ली। ज़ेबा की हालत कुछ बेहतर हुई तो आगा जानी की हलक से नवाला उतर सकेगा। अल्लाह पाक इस लड़की को शिफा दे। गैर इरादी तौर पर दिल उसके लिए दुआ गो था। अस्पताल मेरे घर से दूर था। रास्ते में ही इशा हो गई।
अस्पताल की मस्जिद में ही इशा की नमाज अदा की और वार्ड का रुख किया। आगा जानी और वही मौलवी बैठे बातें कर रहे थे। आज पहली बार आगा जानी ने उस बंदे से मेरा तारुफ कराया। उसका नाम ताहर अलीमी था और वो जामा नईमिया में पढ़ाता था। उम्र कुछ इतनी ज्यादा भी नहीं थी, लेकिन हुलिये से बड़ा लग रहा था। मुझसे मिलकर उसने रुखसत चाही तो आगा जानी ने रोक लिया और कहा कि बात पूरी करके जाएं, अजान मियाँ सब जानते हैं। ताहर अलीमी एक आमल भी थे, इसलिए ज़ेबा की जान उस इफरत से बचाने के लिए उनका हमदानी हाउस में आना जाना रहता था। ताहर अलीमी ने बताया कि वो इफरत किसी कीमत पर ज़ेबी को छोड़ने पर तैयार नहीं है। वो बात नहीं करती या शायद किसी ऐसी जुबान में बात करती है जिसका मुझे इल्म नहीं है। मैं इतना कोई बड़ा आलम नहीं हूं, बस बच्ची के सुकून के लिए उसे दम कर दिया करता हूं। मगर अब ये मामला मेरे हाथ से निकलता हुआ महसूस होता है। एक तो इफरत इंतकाम पर आमादा है, दूसरा गलती ज़ेबा की शादी करके हुई। जब ज़ेबा ने शादी से इनकार कर दिया था तो आपको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। ज़ेबा की शादी कब, किससे? इस हालत में शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने शादी के जिक्र पर आगा जानी की सिमत देखा तो उन्होंने आंखों के इशारे से मुझे चुप रहने को कहा। मैं ताहर अलीमी की बात सुनता रहा। आगा जानी ने उनसे दुआ की, दरख्वास्त की और ताहर ने अपने पीर साहब से राब्ता करने की यकीन दरहानी करवा कर रुखसत ली। मेरे जहन के पुर्जे एक बार फिर हरकत में आ चुके थे और धड़ाधड़ बेहिसाब सवाल पे सवाल घड़ने लगे। मैंने आगा जानी से ज़ेबा की तबीयत दरियाफत की। उन्होंने बताया जख्म बेहतर है और मैदे में मामूली इन्फेक्शन था, वो अब पहले से बेहतर है, मगर डिस्चार्ज कल सुबह करेंगे। अलबत्ता पाँव की बैंडेज रोज होनी है, जो घर में भी हो सकती है। डॉक्टर चूंकि वजाहत का दोस्त है और इतना ही जानता है कि वजाहत की बहन को कोई दिमागी आर्जा है, इसलिए हर ट्रीटमेंट ज़ेबा की बेहोशी में हो, वरना वो मुश्तिल हो जाती है। इसलिए ज़ेबा जब से एडमिट थी उसे मुस्तकिल ज़हनी सुकून की अदवियात दी जा रही थी, इसीलिए वो तमाम वक्त नशे की हालत में ही रही है। वजाहत हमदानी की कॉल आई तो मैं उठने लगा, मगर आगा जानी ने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई फोन पर बात करे तो उसके मुंह के आगे बैठे सब सुनते रहो, मगर इस वक्त आगा जानी ने खुद बैठने को कह रखा था। सलमा सैयद, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई फोन पर बात करे तो उसके मुंह के आगे बैठे सब सुनते रहो। सलाम दुआ के बाद ज़ेबा की हालत वजाहत को बताते हुए आगा जानी फिर अश्कबार थी। मुझे नहीं मालूम वजाहत ने क्या कहा, मगर आगा जानी ने बताया ज़रंगार 5 बजे बच्चों को लेकर चली गई थी। उन्हें शॉपिंग पर जाना था और रात में उनकी किसी सहेली के यहाँ गजल नाइट है। अजीब बेहस औरत है, खानदान इतने बड़े खतरे से दो चार है और उसे गजल नाइट सूझ रही है। मेरा बस चले तो इस इफरत को ज़रंगार पर ट्रांसफर कर दूं, सब गजल ठुमरी राग रंग पता लग जाएंगे। आई बड़ी तान सीन की नानी। मुझे ज़रंगार की बेहिसी पर बहुत गुस्सा आया और वजाहत पर भी। बहन की ये हालत है और वो कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर गए हैं। हद होती है लापरवाही की, हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता। परेशानी के वक्त में अपनों का साथ ही हिम्मत देता है, ऐसे वक्त में पता चलता है अपने पराये का। लेकिन ये बेवकूफ़ाना सोच शायद हम मिडिल क्लास तबके में ही रह गई है। मोहब्बत, जज्बात, हमदर्दी, सिला रहमी कहाँ है? ये सब इक़्तिदार इन बड़े लोगों में। पैसे के लिए रिश्ते भूल बैठे हैं, आगा जानी कह रही थी।
आप परेशान ना हो बेटा, जिस काम के लिए निकले हैं उसे पूरा करके ही आए। इंशाअल्लाह आप कामयाब लौटेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमारे साथ अजान मियाँ हैं, माशाल्लाह बहुत सुलझा हुआ बच्चा है, हमारा बहुत ख्याल कर रहे हैं। आप फिक्रमंद ना होएं, हमें उन पर एतमाद है। हमने दुनिया देखी है बेटा, शुरफा की औलादों के खून में वफा होती है, और फिर ये तो सादात हैं, इनसे बढ़कर कौन बावफा होगा। उनकी आंखों में हया है। बहन का मामला है ना, इसलिए फिक्रमंद हो रहे हैं आप। हाँ मौजूद हैं, बात करें। और आगा जानी ने फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। आगा जानी भी अजीब हैं, मुश्किल में होते हुए भी, एक गैर का एहसान लेते हुए भी बेटे को तसल्लियां दे रही हैं कि आराम से आओ, दुआ दे रहे हैं कि कामयाब लौटो। माएँ वाकई अजीब होती हैं। यही सब सोचते मैंने कान फोन से लगाया। अगली आवाज वजाहत हमदानी की थी। रस्मी गुफ्तगू के बाद शुक्रिया अदा करने लगे कि आपने हमारी गैर मौजूदगी में हमारी फैमिली की जो मदद की है वो हम पर एहसान है। बस एक गुजारिश है कि सब ये तमाम हालात और वाक़यात साकब, वो जो दोस्त जो वजाहत हमदानी के आफज में था, जिसकी मार्फत में मुझे ये ट्यूशन मिली थी, उनके इल्म में ना लाएं, वरना ये बातें आफस और कारोबार पर असर अंदाज होंगी। तौबा, मतलब यहाँ भी अपने ही कारोबारी साख का ख्याल है उसको। मैंने वजाहत को यकीन दहानी करा दी कि ये तमाम बातें सिर्फ मुझ तक ही रहेंगी और काल मुंतके। आगा जानी के ख्यालात अपने बारे में सुनकर एक खुशगवार एहसास हुआ। सादात की निस्बत ने मुझे हर जगह इज्जत बख्शी है। मौला का मुझ पर बे इंतहा करम है। अल्लाह आले रसूल के सदका इन लोगों की मुश्किल आसान कर दे। वजाहत की काल के बाद हमने रात का खाना खाया। आगा जानी ने भी साथ दिया। उनका शुगर की वजह से चावल से परहेज था, मगर फिर भी कुछ तो खाना ही था। खाने से फारग होकर मैंने अम्मी को कॉल की और दम करवा लिया। आज माहौल में सोगवारी कदरे कम थी। हम खामोशी से बेंचेस पर बैठे आते जाते मरीजों और लवाहकीन को देखते रहे। अस्पताल आओ तो लगता है सारा शहर बीमार है। सवाल तो बहुत थे, मगर आगा जानी खामोश। मुझे रह रह कर जेबा के शोहर का ध्यान आ रहा था कि कैसे कोई ऐसी लड़की से शादी कर सकता है। उसने तो उधेड़ के रख दिया होगा शोहर को भी, मगर शोहर को ही क्या, काजी और ससुरालियों को भी। कल से अब तक आगा जानी मेरी बेचैन फितरत से वाकिफ हो गई थी। जहां दीदा वैसे भी कम न थी। अजान मियाँ, आप जेबी की शादी से मुतल्लिक सोच रहे हैं? मैं गड़बड़ा गया। नहीं तो मैं ये सोच रहा था कि बंबई वाले दोस्त ने क्या बताया आपको? हाँ, भाई अब्दुल सलाम से मैं और आगा जान यही पूछ रहे थे। ये तो साफ जाहिर था कि ये इस बिल्ली का असेब है। अब उससे बचाव की तदाबीर क्या होनी चाहिए? भाई अब्दुल सलाम के चेहरे पर परेशानी के आसार देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। वो कहने लगे, ये बदजनातों में से है। इंसानों की तरह इनमें भी कौम, कबीले, जात, बरादरी होती है, जो मुख्तलिफ मखसूस जानवरों की शक्लों में हमारी दुनिया में मौजूद हैं, जैसे छिपकली, उल्लू, भेड़िया, कुत्ता। ये बिल्ली के रूप में है, और इसके कबीले का हर जिन सिर्फ बिल्ली की सूरत ही इख्तियार कर सकता है। इसका नाम अबायूमी है, और यह शायद मुअन्नस है, शायद यकीन नहीं पूरा, और इसका ताल्लुक शायद मिस्र से है। इससे बात करना बहुत मुश्किल है। ये हर जुबान में गुफ्तगू कर सकती है, मगर चूंकि मैंने पढ़हन से उसे मजबूर किया ये अपना रूप जाहिर करे और हमसे बात करे, तो मजबूरन इसने जुबान तो खोली है, मगर ये बात शायद मिस्री जुबान में ही कर रही है या कर रहा है। अभी मैं कुछ हतमी तौर पर नहीं कह सकता। अगर ये उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, फारसी कुछ भी बोले तो मामलात आसान हो जाएंगे। इसका कुछ बंदोबस्त करना होगा। आप दोनों फिक्र ना करें, मैं कल असर के बाद फिर आऊंगा। कौन सी दावत, कौन सा खाना,
मुझे अपनी बच्ची की फिक्र थी। उन्हें रुखसत करके हम दोनों रात गए तक एक दूसरे को तसल्लियां देते रहे। ज़ेबी कमरे में अकेली थी। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। वो अकेली डरती है। आगा जान की आंख लगी तो मैंने सोचा ज़ेबी को देख आऊं। वजाहत हमारे साथ ही सोया था। मुझे भी खौफ ने घेर रखा था, मगर मैं मां थी, खुद को रोक नहीं पाई। दरवाजा खोला तो अंधेरा था, जबकि मैं लाइट खोलकर ज़ेबी को लिटा कर गई थी। लाइट जलाई तो कमरे में कोई न था। मैंने हल्के हल्के पुकारा, ज़ेबी बेटा कहाँ हो आप? वो नहीं थी कमरे में। पूरा घर छान लिया। किचन की लाइट ऑन थी। मैं वहां गई। फ्रिज का दरवाजा खुला पड़ा था और दूध की पतीली जमीन पर ऊंधी, फर्श पर दूध बह रहा था। फ्रीजर भी खुला पड़ा था। मैंने आगे बढ़कर बंद किया। मेरे दाईं जानब डाइनिंग टेबल के नीचे सरसराहट और चपड़ चपड़ की आवाज आई। मैंने झांक कर देखा। वहां ज़ेबी थी और उसके हाथ में शापर था और शापर से कच्चा कीमा निकाल निकाल कर खा रही थी। मेरी आवाज भी नहीं निकल सकी और मैं यूं ही पलट गई। कमरे में आकर बे आवाज रो दी। मेरी घुटी घुटी सिसकियों से आगा जान की आंख खुल गई। मैंने उन्हें आगाह किया। वो बोले कि अब वो मखलूक हम पर ज़ाहिर हो गई है, इसलिए तरह तरह के तमाशे करके हमें खौफ ज़दा करेगी। आप बस बाहर ना जाएं, कल भाई अब्दुल सलाम कोई हल जरूर निकालेंगे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। बस करवटें बदलते सुबह हुई। सुबह ज़ेबी अपने कमरे में थी और किचन में रात वाले वाक़े के कोई आसार ना थे। अलबत्ता कीमा और दूध गायब था, जो दलील था कि रात को जो हुआ वो मेरा वहम नहीं था। खुदा खुदा करके शाम हुई। वजाहत को सुबह ही मैंने उसकी खाला के यहाँ भेज दिया था। ज़ेबी सारा दिन कमरे में रही। कभी हंसने और कभी रोने की आवाजें आती रहीं। कभी अल्तजा करती तो हम दोनों रो देते। अजान मियाँ मजबूरी किस शाह का नाम है, हमें उस रोज समझ में आया। हमारे घर से भाई अब्दुल सलाम अपने एक दोस्त के पास गए जो सरकारी मुलाजिम थे और उनकी बेटी मिस्री कौंसलेट में मुतरज्जम थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? बहुत सालों बाद भतीजी की याद आई। राबिया ने मुस्कुराते हुए अब्दुल सलाम साहब से शिकवा किया। बेटी क्या बताएं, जिंदगी की मसरूफियात और फिर आप तो जानती हैं जो जिम्मेदारी रब्बे अजीम ने हमें दी है, उसके बायस हम वहीं पाए जाते हैं जहां हमारी जरूरत हो। खैर तो है अंकल, पाकिस्तान किसी के इलाज के सिलसिले में आए हैं? नहीं बेटी, आए तो खालिसन जाती काम से थे, मगर एक दोस्त से मुलाकात के दौरान एक साहब से तारुफ हो गया। फैसलाबाद के कारोबारी हलकों की जानी मानी शख्सियत हैं आगा जुल्फकार हमदानी। अजीब गायब दिमागी का शिकार थे। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि आगा कुछ दिन से परेशान हैं, उनकी बच्ची बीमार है, जरा देख लें। कल हम उनके घर दावत पर थे। राबिया बहुत इन्हमाक से सुन रही थी। उनके घर जाकर हमें अंदाजा हुआ और आगा साहब की जुबानी भी मालूम हुआ कि बच्ची बीमार नहीं, असेब ज़दा है। ओहो, कितनी बड़ी बच्ची है, यही कोई 8-9 साल की होगी। वहां हमने अमल किया, उस असेब को हाजिर किया, गुफ्तगू पर आमादा किया, मगर वो हमारी सोच से ज्यादा शातिर है। बेटी, ये सारी तफसीलात आपके गोश गुजार करने का एक मकसद है। क्या आप हमारी मदद करेंगी? जी जी अंकल, जरूर कहिए, क्या करना होगा? आप हमारे साथ आगा साहब के यहाँ चलेंगी। हमें शक है कि वो मखलूक मिस्री जुबान में बात कर रही है और ये शक है, यकीन नहीं, लेकिन हम ये रिस्क लेना चाहते हैं। बार बार उस इफरत को उस बच्ची पर हाजिर करना इस बच्ची की जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जब उसको हाजिर करें तो उसके साथ मुज़ाकरात में आप हमारी मदद करें, क्योंकि आप वो जुबान जानती हैं
हमें पहला ख्याल आप ही का आया। राबिया लहजा भर के लिए चुप की चुप रह गई। बाप की सिमत देखने लगी। बुरहानुद्दीन, आपकी बेटी की सलामती की जमानत हम देते हैं। बुरहानुद्दीन मुस्कुरा दिए और राबिया ने भी रजामंदी जाहिर कर दी। अगले रोज असर के बाद भाई अब्दुल सलाम हमारे घर एक लड़की और एक आदमी के साथ तारफ के साथ ही उन्होंने हमें राबिया को साथ लाने की वजूहात से आगाह किया। ज़ेबी अभी भी अपने कमरे में थी। उसे बाहर लाने की बजाय भाई अब्दुल सलाम ने कहा कि वो खुद अंदर जाएंगे, उसके बाद बाकी अफराद। अजान मियाँ, मेरे दिल का हाल जान सकते हो। मुझे लगा कि ये सब मेरी बच्ची को ज़िबा कर देंगे। खौफ व दहशत, परेशानी, उस पर रात का वाकया मेरे जहन पर सवार था। मैं हर तरह के बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार थी। भाई अब्दुल सलाम ने बुलंद आवाज में अज़कार शुरू किए और हम सब ही अफराद के बाजुओं पर तावीज़ात बांधे। राबिया के गले में भी एक तावीज़ डाला और एक बाजू पर बांधा। बुरहानुद्दीन से कहा कि वो चाहें तो बाहर इंतजार कर लें, मगर उन्होंने भी कमरे में साथ चलना मुनासिब समझा। यूं हम अज़कार के हिसार में ज़ेबी के कमरे की तरफ बढ़े। कमरे में मुकम्मल अंधेरा और सन्नाटा था। मैंने लाइट जलाई। कमरा खाली था। यहाँ 2 सिंगल बेड थे, ज़ेबा और वजाहत के लिए। हम दीवार से लगे खड़े थे। आगा जान मुझे मजबूती से थामे हुए, उनके साथ बुरहान साहब और उनसे आगे राबिया और सबसे आगे भाई अब्दुल सलाम। अचानक किसी परिंदे के फड़फड़ाने की आवाज आई। हमने आवाज की सिमत देखा। अजान मियाँ, वो वक़्त काटो तो बदन में लहू नहीं। ज़ेबी उस इफरत का रूप धारे मुंह में अध मरा कबूतर लिए अलमारी के ऊपर बैठी हुई नजर आई। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और चेहरे पर खबासत। वो कबूतर पंजों में दबाए मुंह से उसका एक एक पर नोच रही थी। और कबूतर, बंद कमरे में कबूतर आया कहां से? भाई अब्दुल सलाम कुछ देर पढ़न पढ़ते रहे और वो आराम से कबूतर नोच नोच कर खाती रही। उसके पंजे और मुंह में खून लुथरे हुए थे। वो उछलती कूदती अलमारी पर टहल रही थी। अचानक उसने एक दिलखराश चीख मारी और उछलकर जमीन पर आई। आगा जान के सीने में मुंह छिपाते हुए मुझे उनकी बेतहाशा तेज धड़कन सुनाई दी। वो जमीन पर उतरकर लौटती रही और उसके मनहूस चीखों के सिवा दूसरी कोई आवाज नहीं थी। वो रो रही थी। रोते रोते अपना मुंह अलमारी पर रगड़ने लगी और देखते ही देखते उसके चेहरे से तमाम बाल झड़ गए। ओह मेरी बच्ची, मेरी ज़ेबी। मेरा दिल चाहा कि भागकर उसे सीने से लगा लूं। मैं आगे बढ़ी। आगा जान ने मुझे दबोच लिया। भाई अब्दुल सलाम ने मुझे पीछे मुड़कर देखा और उनकी आंखों में जलाल देखकर मेरे कदम वहीं जम गए। अगली नजर ज़ेबी पर पड़ी तो वह उसी बिल्ली की सूरत में मौजूद रो रही थी। भाई अब्दुल सलाम पढ़न पढ़ते रहे और फिर एक वक़्त आया कि उसके रोने में कमी आई। वो पांव पिसार कर बैठ गई। हल्के हल्के सांस ले रही थी। पता नहीं क्या औल फोल बक रही थी। ये शायद बातचीत पर आमादा होने का इशारा था। लग रहा था जैसे बहुत से लोग कुछ बड़बड़ा रहे हों, आवाज गूंज रही हो, मगर वो क्या कह रही थी बिल्कुल अनजान बनी, नामानूस जुबान। राबिया ने कहा, हाँ अंकल, ये एचिपेशन है और एचिपेड की भी बहुत कदीम जबान में बात कर रही है। भाई अब्दुल सलाम के चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट आई। बेटी, जो भी मैं कहूं अब आप लफ्ज ब लफ्ज वही दोहराएं इस शातर की जुबान में, और जो ये कहे वो हमें बताएं। राबिया ने असबात में सर हिलाया। वो इफरत राबिया पर लपकी, मगर उतनी ही तेजी से दूर जाकर गिरी। ये शायद तावीज़ात की करामात थी कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। वो चोट खाकर फिर तड़प उठी। वो मुस्तकिल बोल रही थी और राबिया ने बताना शुरू किया। क्या चाहता है मुझसे?
क्यों इस जिस्म में कैद किया है मुझे जाने दे आदमजाद, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं। भाई अब्दुल सलाम बोले, जिसका तर्जमा राबिया ने किया। इस मासूम के जिस्म में तुझे हमने बुलाया जरूर है, कैद नहीं किया। बस हमारे सवालात का जवाब दे और दफान हो जा। क्या नाम है तेरा और क्यों इस बच्ची को अपना शिकार बनाया है? शिकार? शिकार। तुम आदमजाद कितने बेरहम होते हो, बेगुनाह जान ले लेते हो, और जब अपने ऊपर बात आती है, जुर्म चुकाना पड़ता है तो जान निकलने लगी है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। मुझे बदला चाहिए, बदला। कैसा बदला? क्या नाम है तेरा और क्यों आई है यहाँ, कहां से आई है? वो इफरत कमरे में गश्त करती रही, कोई जवाब देने को तैयार नहीं थी। भाई अब्दुल सलाम ने जेब से एक बोतल निकाली और चुल्लू में पानी लेकर पड़ा और उसकी तरफ उछाला। वो लौटने लगी और बैन करने लगी। यूं लगता था कि पानी नहीं तेजाब उछाला हो और उसकी जिल्द से धुआं उठता हुआ महसूस हुआ। जालिम आदमजाद, मुझे मजबूर ना कर। ये बच्ची मेरा निशाना नहीं है। मेरा असल इंतकाम उससे है जो तेरे पीछे छुपा है। डरपोक नामर्द, सामने आ। इसके बाप ने मुझे कत्ल किया है, मैं इसको नहीं बख्शूंगी। तेरे इन शोभों से बच्ची की जान जाएगी। ये पानी मत उछाल मुझ पर, तुझे तबाह कर दूंगी मैं।